अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अलीज़ा है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे मेलास्मा पे। मेलास्मा को छाइयाँ भी बोलते हैं। चेहरे पे जो है ब्लैक या ब्राउन पैचेस निकल आते हैं। ये मोस्टली ब्लैक छाइयाँ होती हैं या फिर ब्राउन कलर की छाइयाँ जो है ये सिमेट्रिकल पैटर्न में जो है वो निकलती हैं चेहरे पे। हम इस पे बात करेंगे कि ये क्यों निकलती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाए। तो मेलास्मा को क्लोस्मा भी कहा जाता है। कुछ लोग क्लास्मा कहते हैं, कुछ लोग क्लोस्मा, कुछ लोग मेलास्मा कहते हैं। क्लोस्मा जो है ये ग्रीक वर्ड क्लोजोन से ड्राइड है, जिसकी माना है ग्रीन। प्रोबेबली इट मीन्स फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी में जो छाइयाँ निकलती हैं उनको क्लोस्मा भी कहा जाता है, या क्लोस्मा दूसरी छाइयों को भी कहा जा सकता है। पहले समझा जाता था कि प्रेग्नेंट जब छाइयाँ निकलती हैं औरतों को तो वो प्रेग्नेंट, पुराने दौर में समझा जाता था कि वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान भी छाइयाँ निकलती हैं और यंग फीमेल्स को, मैरिड हों या ना हों, उनको भी छाइयाँ निकलती हैं। और मोस्टली बिटवीन 20 to 40 ईयर्स की एज में फीमेल्स को ज़्यादा निकलती हैं, कभी कभी मेल्स को भी छाइयाँ निकलती हैं। तो दीज आर द ब्लैक पैचेस और ब्राउन पैचेस ऑन द फेस, स्पेशली ऑन द फोरहेड, चीक्स, कभी कभी अपर लिप और चिन पे भी निकलना शुरू हो जाती हैं। तो क्लोस्मा इसको क्यों बोलते हैं, क्लोस्मा भी बोल सकते हैं, लेकिन मेलास्मा जो है इट इज़ अ प्रेफर्ड टर्म। मेलास्मा जो है वो ग्रीक वर्ड मेलास से निकला हुआ है, जिसकी मीनिंग है ब्लैक। तो मेलास्मा जो है इट इज़ अ पैटर्न मैक्यूलर सिमेट्रिकल फेशियल पिगमेंटेशन। इट इज़ अ हाइपर पिगमेंटेशन, इट इज़ अ फेशियल पिगमेंटेशन। छाइयाँ निकलना शुरू हो जाती हैं और मोस्टली फोरहेड पे, चीक्स पे, कभी कभी अपर लिप या चिन पे भी निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ये छाइयाँ, ज़ाहिरी बात है, छाइयाँ निकलती हैं, बुरा लगता है, बदनुमाई होती है, चेहरे एहसास कमतरी का शिकार होता है। जो फीमेल से लड़कियाँ हैं, फंक्शन में जाना है, शादी में जाना है, किसी और के सामने आना है, रिश्ते वालों ने देखने आना है, तो बहुत ज़्यादा ये जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। तो ये क्यों निकलती हैं, इसके मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर हैं। मेलास्मा के जो रिस्क फैक्टर हैं मेलास्मा के, उसके नंबर 1 पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सूरज की रोशनी या धूप में निकलने से। अगर पहले से छाइयाँ हैं तो धूप में निकलने से ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक। उसके अलावा जो कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि कंट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं, जो वक्फे की गोलियाँ होती हैं, या फिर फीमेल्स, औरतें जो पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए दवाइयाँ खाती हैं, उनसे भी ये मेलास्मा या छाइयाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में निकलती हैं, और मोस्टली प्रेगनेंसी जब ख़त्म हो जाती है अपने आप खुद ब खुद भी छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में मुख्तलिफ हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं और उनकी वजह से छाइयाँ निकलती हैं। उसके अलावा कॉस्मेटिक का यूज़ है, मेकअप यूज़ करते हैं बेकार उसका। उसके अलावा कुछ सोप यूज़ करते हैं, ड्यूडोरेंट सोप जो है वो इस्तेमाल करते हैं पसीने को कम करने के लिए, या फिर जो है वो परफ्यूम्स यूज़ करते हैं फेस पे, उसकी वजह से भी मेलास्मा या छाइयाँ निकलती हैं। जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी एक फीमेल को है तो और भी मुख्तलिफ फीमेल्स को निकल सकती हैं, तो जेनेटिक की प्रीडिस्पोजिशन इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर। अनदर रिस्क फैक्टर इज आयरन डिफिशिएंसी। तो आयरन डिफिशिएंसी पे बहुत डिबेट चलती है। कुछ एविडेंस कहते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी का मेलास्मा से, छाइयों से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट रशियन रिसर्च है वो कहती है कि मेलास्मा का आयरन डिफिशिएंसी पे तल्लुक है। एक और बात भी है, ज़रूरी नहीं है कि आयरन डिफिशिएंसी हो तो एचपी कम हो। तो एचपी जो है वो कम हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आयरन डिफिशिएंसी है और छाइयाँ निकल रही हैं तो यू शुड ट्रीट दी आयरन डिफिशिएंसी एज वेल। कॉमन ट्रिगर्स हैं कुछ मेलास्मा के। कॉमन ट्रिगर्स क्या हैं? डार्क स्किन। ये देखा गया है कि जो डार्क स्किन है, सांवली स्किन है, उस पर ज़्यादा छाइयाँ निकलती हैं एज कम्पेयर टू फेयर स्किन। लेकिन फेयर स्किन वालों को भी, जो बग्गे होते हैं या गोरे होते हैं, उनको भी छाइयाँ निकलती हैं, लेकिन मोर जो है वो डार्क स्किन टोन वालों को छाइयाँ निकलती हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया इंक्रीज एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में बढ़ जाए किसी भी वजह से, या कोई कंट्रासेप्टिव खा रहे हैं या वैसे बढ़ जाए, तो छाइयाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में छाइयाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। सन एक्सपोजर, धूप में जाने से छाइयाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। स्किन इन्फ्लेमेशन की वजह से छाइयाँ निकलती हैं। कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि कंट्रासेप्टिव्स, और उसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में भी छाइयाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। अब छाइयाँ निकल गई, अब इनकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इनकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? नंबर 1 पे है रीएश्योरेंस। आप जो है पेशेंट को रीएश्योर करेंगे कि ये छाइयाँ जो हैं
ये स्कार नहीं छोड़ती, निशान नहीं छोड़ती। तो जब एक दफ़ा इसको ट्रीट करेंगे तो आपका चेहरा साफ हो जाएगा और ये प्रॉपर जो है परमानेंट जो है मुस्तकिल निशान नहीं छोड़ती। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप रीएश्योरेंस देंगे पेशेंट को। दूसरे नंबर पे अगर वो हार्मोनल कंट्रासेप्शन कोई दवाई ले रहा है और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि है, तो आप वो दवाई बंद करवा दें। उसके अलावा आप जो है वो कुछ अगर सोप से साबुन इस्तेमाल कर रहा है जो चेहरे के लिए स्ट्रॉन्ग हैं, या कोई एब्रेसिव क्लीनर या फेस वॉश या स्क्रब वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आप बंद करवा दें। उसके अलावा फोटो प्रोटेक्शन दें, उसको बताएं कि सूरज में निकलना है या सूरज में निकलने वाला धूप, तेज़ जो धूप होती है मोस्टली जो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक तेज़ धूप जो निकलती है खासतौर पे गर्मियों में, उसमें जो है वो सन स्क्रीन या सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें या फिर हेट का इस्तेमाल करें। टोपी वगैरह जैसे वो फिलिपाइनीज वगैरह खेत में वो बड़ी टोपी सी नहीं पहन के निकलती, तो वो टोपी भी है। उसके अलावा दूसरी टोपियाँ भी हैं, तो टोपी जो है वो पहन के, उसके अलावा स्कार्फ या दुपट्टा लेके और पूरा अपने आप को कवर कर सकती हैं। धूप से जो है वो फेस को बचा सकते हैं। हमने देखा है छतरी भी इस्तेमाल होती है, अम्ब्रेला जो है वो बारिश के लिए या इवन धूप से बचने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं वो हम आपको बताएंगे। जो मोस्ट सक्सेसफुल फार्मूलेशन है ना, वो है 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन। हाइड्रोक्विनोन नंबर 1, नंबर 2 फिलोसिनोलोन या लो पोटेंसी टॉपिकल स्टीरॉइड, और नंबर 3 जो है वो ट्रेटिनाइन जो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है जो कि हम एक्ने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और फ्लोसिनोलोन के कॉम्बिनेशन की मुख्तलिफ दवाइयाँ आती हैं। एटको की हाइड्रोक्विन प्लस भी आती है, उसके अलावा ट्राइसोन भी आती है, ट्राइमेलासिन भी आती है, उसके अलावा रेट्रीव भी आती है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करो इससे जो है वो लगाएंगे, इससे जल्दी जो है वो आपको आराम आ जाता है, छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और चेहरा साफ होता है। लेकिन ये थोड़ी लगाते हैं हाइड्रोक्विनोन, आहिस्ता आहिस्ता लगाएंगे क्योंकि ये आपको स्किन को इरिटेट करती है। और जब भी आप हाइड्रोक्विनोन अलग लगाएं या आप इन दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, हाइड्रोक्विनोन अलग भी आती है, हाइड्रोक्विन के नाम से आती है। उसके अलावा विल्सन की डर्मोक्विन के नाम से आती है, डर्मोपेग के नाम से आती है। तो हाइड्रोक्विनोन जो है इसके लिए बेस्ट है, ये ब्लीचिंग एजेंट है और ये चेहरे को साफ करता है। लेकिन ये आप जब भी लगाएंगे रात को लगाएंगे, और रात को लगाएंगे, दिन को नहीं लगाएंगे। दिन को लगा के अगर आप सूरज की रोशनी आपको लगती है तो ये स्किन को इरिटेट करती है और आपका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, आपका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, चेहरे का रंग ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हाइड्रोक्विनोन जिसमें जिस दवाई में भी है, या अलोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोक्विन इस्तेमाल कर रहे हैं एटको की, या डर्मोक्विन इस्तेमाल कर रहे हैं विल्सन की, तो आप रात में इस्तेमाल करें। अगर आपको दिन में इस्तेमाल करनी है तो फिर आप सन स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा डर्मोपेग एक आती है विल्सन की, उसमें सन ब्लॉक प्लस हाइड्रोक्विन दोनों हैं, तो आप वो जो है वो दिन को लगा सकते हैं। मोस्टली हम पेशेंट को कहते हैं आप रात को डर्मोक्विन लगाएं और दिन को जो है वो आप डर्मोपेग लगाएं, या हम कहते हैं कि आप सुबह भी डर्मोपेग लगाएं और शाम को भी डर्मोपेग लगाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को हाइड्रोक्विनोन सूट बिल्कुल ही नहीं करता तो उसके लिए एक और ऑप्शन है, वो है 20% एजिलिक एसिड या 0.05% ट्रेटिनोइन। लेकिन ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसका जो असर है वो 6 महीने के बाद आना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।